हेलो एंड वेलकम टू सिविल एजी। ये टेंशन मेंबर का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तब इस पार्ट को देखिएगा। तो इस टेंशन मेंबर के पार्ट में हम लोग 3-4 चीज़ सीखेंगे। पहले सीखेंगे हम लोग शेयर लैग के बारे में कि शेयर लैग क्या होता है। फिर हम लोग सीखेंगे लॉन्ग जॉइंट के बारे में। फिर हम लोग सीखेंगे लग एंगल्स के बारे में। फिर ग्रिप लेंथ के बारे में समझेंगे। तो हमारा आज का टारगेट यही है कि इन चारों चीज़ों को समझना, क्योंकि ये सब चीज़ें टेंशन मेंबर में ही पढ़ी जाती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शेयर लैग से कि शेयर लैग क्या होता है। तो देखिए, तो शेयर लैग का जो डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन दे देते हैं कि शेयर लैग का डेफिनेशन क्या होता है। ये एक तरह का नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेन है, ठीक है। अब स्ट्रेन तो पता होगा ना क्या होता है। स्ट्रेन जस्ट ये समझिए कि ये एक प्लेट है, स्टील का प्लेट है, इस पर फोर्स लगा, फोर्स लगने की वजह से जो है ये खींचा के, यानी कि टेंसाइल फोर्स लगने की वजह से खींचा गया, ठीक है, और खींचकर ये इतना लंबा हो गया है, ठीक है ना। तो यही हिस्सा कहलाता है स्ट्रेन, ठीक है। तो ये जो भी अभी जो फिगर बना उसमें जो स्ट्रेन हुआ एक तरह का यूनिफॉर्म स्ट्रेन हुआ, ठीक है ना। लेकिन शेयर लैग बोलता है कि एक तरह का नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेन है। यूनिफॉर्म स्ट्रेन और नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेन का फिर से फिगर देख लीजिए। जैसे कि ये खींचा गया है और खिंचाने के बाद कुछ ये इस तरह का दिख रहा है, कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो ये है यूनिफॉर्म स्ट्रेन, क्योंकि ये पूरा का पूरा पत्ती जो है स्ट्रेन होके आगे बढ़ा है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म स्ट्रेन का एग्जांपल है, यूनिफॉर्म स्ट्रेन है ये। एक दूसरा कंडीशन ये है जिसमें कि जो स्ट्रेनिंग हुआ है वो कुछ इस तरह से हो गया है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेन, ठीक है ना। तो शेयर लैग भी वही है कि नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ मेंबर ड्यू टू टेंशन इज कॉल्ड शेयर लैग, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग और कैसे समझ सकते हैं। तो एक लैप जॉइंट बनाइए, ठीक है। एक लैप जॉइंट बनाते हैं हम लोग। एक ऐसा लैप जॉइंट बन गया, ठीक। अब क्या करना है, इस पर टेंशन फोर्स लगाना है, कॉर्नर्स पे टेंशन फोर्स लगाइए इसको ऐसे, ठीक है। तो फोर्स लगा है जिसमें स्ट्रेन आना ही है, ठीक है। तो स्ट्रेन आने पे ये कुछ इस तरह दिखेगा, देखिए किस तरह, है ना। हम लोग फोर्स देखिए, ध्यान दिए कहाँ लगाए, फोर्स हम लोग जो है इसका कॉर्नर्स पे लगाए, है ना। कॉर्नर्स पे लगाने की वजह से जो इसमें स्ट्रेन आया है कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना। एक तरह का एक ऐसा स्ट्रेन हो गई जो आया है, ये एक तरह का नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेन आया है। तो ऊपर से अगर प्लान व्यू इसका, तो साइड व्यू हम लोग देख रहे हैं और हम इसको प्लान देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, है ना। बस ये वाला का बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला प्लेट लिए हैं और यहाँ पे फोर्स लगा दिए हैं, ठीक है ना। पी फोर्स लग रहा है, ये बिफोर लोडिंग। अभी अभी यहाँ लोड लगाएंगे, लगाए नहीं है, है ना। तो इसलिए यहाँ फिगर बनाए, इसको लिखे हम नाम बिफोर लोडिंग, ठीक है। जब लोड लगा तब का फिगर बना रहे हैं, ठीक है। जब लोड लगना शुरू कर दिए हैं तभी क्या हो गया है, तभी ऐसा हो गया है। यहाँ भी स्ट्रेनिंग हो गया। मान लीजिए लोड इधर से भी लगा देते तो ये कैसा होता, तो स्ट्रेन इधर से भी होता, है ना। तो यही है शेयर लैग। सिंपल डेफिनेशन से भी समझ में आ जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ मेंबर ड्यू टू टेंशन इज कॉल्ड शेयर लैग, ठीक। यहाँ समझ में आया। फिगर यहाँ वही फिगर यहाँ जो बना हुआ है, ठीक है ना। बिफोर लोडिंग ये ऐसा है, ठीक है, और आफ्टर लोडिंग ये ऐसा स्ट्रेनिंग इसमें आ गया है, ठीक है। अब कुछ और बात इसमें लिखा हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। बोलता है इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ टेंशन मेंबर। बोलता है शेयर लैग की वजह से एफिशिएंसी जो है टेंशन मेंबर का घट जाता है,
दूसरा, फॉर रिड्यूसिंग शियर लैग लेंथनिंग ऑफ कनेक्शन एंड रिडक्शन इन एफिशिएंसी आर डन। बोलता है शियर लैग से बचने के लिए हम लोग कनेक्शन को लंबा कर देंगे, लेंथनिंग ऑफ कनेक्शन में तो कनेक्शन को लंबा कर देंगे, जिससे कि अब इसको समझने के लिए दूसरा पॉइंट समझते हैं, ठीक है ना। इसको रहने दीजिए, पहले इतना ही समझ, इसमें खाली इतना ही समझ लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ मेंबर ड्यू टू टेंशन इज कॉल्ड शियर लैग, इतना समझिए। अब एक दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर यहाँ लौट के आते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, शियर लैग के कंसेप्ट समझने के बाद अब हम लोग को समझना है लॉन्ग जॉइंट, कि लॉन्ग जॉइंट का कंसेप्ट क्या है। तो लॉन्ग जॉइंट क्या होता है, पहली बात तो लॉन्ग जॉइंट का कंसेप्ट ये है कि ये एक लैप जॉइंट बना है। इस लैप जॉइंट में अगर रिवेटिंग की है, मान लीजिए अगर रिवेटिंग किया हुआ है, उस केस में ये जो ओवरलैपिंग है ना, ये ओवरलैपिंग है, कितना होगा कि तभी लॉन्ग जॉइंट कहलाएगा। हम लोग मिनिमम ओवरलैपिंग, अगर आप वेल्डिंग पढ़े होंगे तो उसमें बताए थे कि मिनिमम ओवरलैपिंग 40 नहीं तो 40 mm होता है, अगर वेल्डिंग पढ़े होंगे, है ना, कि एक दूसरे के ऊपर कितना चढ़ सकता है, 40 यानी कि ये दोनों प्लेट के थिकनेस में जो सबसे कम थिकनेस होगा, यानी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट का 4 गुना इतना चढ़ सकता है इसके ऊपर, मिनिमम इतना चढ़ना होगा, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। लेकिन लॉन्ग जॉइंट कब कहलाएगा, लॉन्ग जॉइंट तब कहलाएगा, तो हम वेल्डिंग का कैसे बता रहे हैं, लॉन्ग जॉइंट तब कहलाएगा। अच्छा, दोनों कंडीशन में देख लेते हैं कि लॉन्ग जॉइंट कब कहलाएगी। तो रिवेटिंग का केस हो गया, और वेल्डिंग का केस में देखते हैं। तो वेल्डिंग के केस में, वेल्डिंग के केस में लॉन्ग जॉइंट तब कहलाएगा जब थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट का 150 टाइम्स होगा, है ना, तभी ये जो जॉइंट है तब लॉन्ग जॉइंट कहलाएगा। रिवेटिंग के केस में रिवेट के दाया का 15 गुना अगर ओवरलैप कराया हुआ है तभी कहलाएगा लॉन्ग जॉइंट। याद हुआ? एक बार नोट्स में देख लीजिए तो याद हो जाएगा लॉन्ग जॉइंट। अच्छा, यहाँ यही तो है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द जॉइंट इज ग्रेटर देन 15 फाई और 150 थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट देन इट इज कॉल्ड लॉन्ग जॉइंट। टीटी का मतलब थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक है ना। तो 15 फाई रिवेटिंग के केस में, फाई मतलब क्या है, यहाँ पे फाई का मतलब है डायमीटर ऑफ रिवेट, यहाँ डायमीटर ऑफ रिवेट है फाई का मतलब कि डायमीटर ऑफ रिवेट के 15 गुना से ज़्यादा ओवरलैप है तो वो कहलाएगा लॉन्ग जॉइंट। और वेल्डिंग के केस में लॉन्ग जॉइंट कब कहलाएगा, जब 150 टाइम्स है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। समझ गए होंगे? तो अब देखिए, अब एक और बात जो भी कुछ देर पहले बोले तो फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये बस रिमाइंडर है पिछला लेक्चर का, ओवरलैपिंग, मिनिमम ओवरलैपिंग कितना होता है रिवेटिंग के केस में, वेल्डिंग के केस में। तो देखिए, वेल्डिंग के केस में मिनिमम ओवरलैपिंग जो होता है, मिनिमम मतलब उतना देना ही होगा, मिनिमम ओवरलैपिंग जो होता है वो कितना हम बताए, 40 नहीं तो 40 mm। किसके केस में, ये केस है आपका वेल्डिंग का केस, वेल्डिंग का केस में। और अगर आपका रिवेटिंग का केस है तो रिवेटिंग के केस में 5 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। इसको याद रखिएगा, कोडल प्रोविजन है कि मिनिमम रिवेटिंग कर रहे हैं तो मिनिमम कितना चढ़ाएंगे, 5 टाइम्स चढ़ाना है, वेल्डिंग कर रहे हैं तो कितना चढ़ाना है, 4 टाइम्स चढ़ाना है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक है। चलिए, ये हम तीसरा लेक्चर में ही है ये चीज़, ठीक है, बस रिमाइंडर कर रहे हैं। लॉन्ग जॉइंट समझिए। अब देखिए, लॉन्ग जॉइंट करने से होगा क्या, लॉन्ग जॉइंट करने से ये होगा कि हमारा शियर लैग ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए डेफिनेशन ही यही है, शियर लैग का जो डेफिनेशन है लिख के रखा है कि फॉर रिड्यूसिंग शियर लैग लेंथनिंग ऑफ कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन को लंबा करना पड़ता है। तो कनेक्शन लंबा हो गया है, ठीक है ना, कनेक्शन जो है वो लंबा किया गया है। इससे क्या होगा कि हमारा शियर लैग इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। शियर लैग इफेक्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेन, ठीक। अच्छा, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम है, ये जो
हम लोग कनेक्शन को लंबा कर दिए हैं, इससे एक समस्या उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। समस्या क्या उत्पन्न होता है कि इसका जो है कनेक्शन का एफिशिएंसी घट जाता है, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है समझिएगा। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इसमें आता है, यहाँ देखिए, इफ द लेंथ ऑफ जॉइंट इज मोर, इफ द लेंथ ऑफ जॉइंट इज मोर, एफिशिएंसी ऑफ टेंशन मेंबर वुड बी लेस। ठीक, समझ में आ गया। इन लॉन्ग जॉइंट आउटर रिवेट टेक्स मोर लोड देन इनर रिवेट, सो फेलियर ऑफ रिवेट इन लॉन्ग जॉइंट इज सिक्वेंशियल। इसमें समझिए क्या होगा। एक कंसेप्ट आता है भाई साहब, अनबटनिंग इफेक्ट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अनबटनिंग इफेक्ट। समझिएगा नाम इसका क्या है, अनबटनिंग इफेक्ट, ठीक है। देखिए डीएसएस में तो अज्यूम किया जाता है ना कि सारा रिवेट जो है सेम स्ट्रेस झेल रहा है। ये अगर 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेस झेल रहा है तो ये भी उतना ही झेल रहा है, ये भी उतना ही झेल रहा है, ये भी उतना ही झेल रहा है। लेकिन लॉन्ग जॉइंट के केस में ये बात नहीं होता है। लॉन्ग जॉइंट के केस में ये माना जाता है कि जो बाहर वाला रिवेट है ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस झेल रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि सबसे पहले ये टूटेगा, ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा। समझ बात को? या इधर से टूट रहा है तो पहले ये दोनों टूट जाएगा, फिर ये टूटेगा, है ना। इस तरह का इफेक्ट जो कहलाता है इसी को कहते हैं अनबटनिंग। जैसे कि बटन खुलता है ना वैसे ही अनबटनिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। कुछ मूवी से में देखे होंगे कि पहला रिवेट पट से टूट गया, फिर ये फट 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 टूटते चला जाता है, ठीक है। तो वही होता है, बोलता है कि सो फेलियर ऑफ रिवेट इन लॉन्ग जॉइंट इज सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक, है। बिगिनिंग विद दोज एट द एंड्स, शुरुआत होता है किससे? जो एंड्स पर हैं, एंड प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। दिस टाइप ऑफ फेलियर इज कॉल्ड अनबटनिंग, ठीक है। तो यहाँ तक जो पढ़े इसका समराइज करते हैं कि शियर लैग क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग को शियर लैग कहते हैं। शियर लैग कैसे खत्म करेंगे? तो बोला भाई लॉन्ग जॉइंट लगा दो, शियर लैग खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लॉन्ग जॉइंट लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है, हमारा कनेक्शन का एफिशिएंसी घट जाता है। अब क्या किया जाए? तब इसका एक सोल्यूशन आया। तब इसका एक सोल्यूशन क्या आया? उस सोल्यूशन का नाम है, उस सोल्यूशन का नाम है भाई साहब लग एंगल, ठीक है। अभी लग एंगल क्या होता है तो लग एंगल का थोड़ा फोटो बनाएंगे तब समझ में आएगा। देखिए क्या है कि एक प्लेट है, अगर हावड़ा ब्रिज कभी गए होंगे तो वहाँ पे आपको एक ही जगह पर ढेर सारा रिवेटिंग किया हुआ मिलेगा, अगर ध्यान दिए होंगे तो। एक प्लेट है, वो एक प्लेट से ढेर सारा मेंबर आके जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ढेर सारा मेंबर आके जुड़ा हुआ है, हम बस 2-3 मेंबर में ही हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा एक मेंबर आके जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें शियर लगा रहा था, पहले समझिएगा कि इसमें पहले शियर लगा रहा था। कितना लंबा है नहीं पता, जब हाँ ऐसा साइन बना देते हैं जब नहीं पता हो कितना लंबा है। तो इसमें पहले शियर लगा रहा था तो हम लोग क्या किए, इसमें ढेर सारा ऐसे लॉन्ग जॉइंट बना दिए। तो फिर क्या प्रॉब्लम हुआ? अनबटनिंग इफेक्ट का खतरा था। तो हम लोग क्या किए कि नहीं, इस जॉइंट को हमको कर देते हैं छोटा, ज़्यादा लंबा कर देते हैं, वो प्रॉब्लम हो रहा था। तो छोटा कर दिए यहाँ पे और कुछ रिवेट डाले, ठीक है। अब तो फट से फेल हो जाएगा। तो क्या किए यहाँ पर, अब एक लग एंगल का कॉन्सेप्ट आया। लग एंगल में क्या हुआ कि एक छोटा सा एंगल इसी में जो है अटैच कर दिया गया, ठीक है। एक छोटा सा एंगल है ना, जैसे यूँ समझिए कि ये मेरा मेन वाला एंगल है, ठीक है। ये मेरा मेन वाला एंगल है, ये समझ लीजिए इसको प्लेट, अब प्लेट में ये ऐसे कनेक्ट है, ऐसे कनेक्ट है। तो हम क्या किए, एगो छोटा सा एंगल लाए, यहाँ देखिए छोटा सा एक एंगल बना लेते हैं हम लोग, छोटा सा एंगल इसको बना लेते हैं, लग एंगल बना रहे हैं हम लोग। इसको जो है इस लग एंगल को बनने के, लग एंगल में तैयार हो गया, इसको यहाँ पे ऐसे करके जोड़ दिए, ठीक है। यही लग एंगल हो रहा है मेरा, समझ गए बात को। तो यही चीज़ यहाँ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लग एंगल, ठीक है। अब इस लग एंगल जोड़ तो दिए, अब इन दोनों को जोड़िएगा तो कुछ रिवेट से नहीं जोड़िएगा जी, यहाँ रिवेट से या वेल्डिंग से जोड़िएगा। तो यही हम लोग जोड़ रहे हैं, यहाँ पे रिवेटिंग कर रहे हैं। देखिए 2 को रिवेट चलिए मार दिए, जगह उतना ही था, ठीक है।
अब यहाँ यहाँ जोड़ दिए, यहाँ यहाँ नहीं जोड़िएगा, ठीक है ना, तो इसको यहाँ यहाँ भी जोड़ दिए, ठीक बात। यही हमारा कहलाएगा लग एंगल। ये हमारा कौन सा एंगल है, मेन एंगल मान लीजिए, लिख लेते हैं इसका नाम, है ना। और ये क्या है, प्लेट है। बात समझ लो, कहाँ शुरू किए थे कि शियर लैग हो रहा था, तो ये वाला जो मेन एंगल था इसको लंबा करना था, लंबा कर किए तो देखे कि अनबटनिंग इफेक्ट आ रहा है, तो फिर हम लोग क्या किए कि इसको छोटा ही रखे लेकिन इसके बगल में एक और एंगल लगा दिए, तो यही जो है मेरा सारा समस्या का निदान यही हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखता है, इट इज ए स्मॉल पीस ऑफ एंगल यूज टू कनेक्ट द आउटस्टैंड लेग ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर टू द गसेट प्लेट। बोलता है कि स्मॉल पीस का एंगल है, स्मॉल पीस है ये, स्मॉल पीस एंगल है जो मेन एंगल का आउटस्टैंड लेग, देखिए कनेक्टेड लेग है, ये आउटस्टैंड लेग कहलाता है, ठीक है ना। बोलता है आउटस्टैंड लेग में आके जुड़ जाता है, सही बात है। द पर्पस ऑफ लेग एंगल इज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन। ऑब्वियसली कि पर्पस क्या है लेग एंगल का, कि लेंथ ऑफ कनेक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है। एंड रिड्यूस द शियर लेग, ऑब्वियसली शियर लेग के लिए इतना ड्रामा कर रहे हैं हम लोग। उसके आगे लिखते हैं कि इफ़ लेंथ इज इंक्रीज, अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो शियर लेग इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, मानते हैं, लेकिन एफिशिएंसी घट जाएगा। इफ़ लेग एंगल यूज, लेकिन अगर लेग एंगल यूज होता है तो एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगा ही और शियर लेग भी डिक्रीज हो, यानी कि मेरा सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से मेरा बात को समझे होंगे। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है कि ग्रिप लेंथ क्या होता है। तो देखिए ग्रिप लेंथ क्या है ना, कि रिवेटेड कनेक्शन बनाइए, क्योंकि रिवेटेड कनेक्शन में ही इसका कंसेप्ट आता है। छूट गया था ये वाला बात, तो जो छूट गया है उसको भी शामिल करना मेरा फर्ज ही है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है ना जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है, इसी को कहते हैं हम लोग शियर लैग। क्या कहते हैं इसको, शियर लैग, LG नाम दे दिए, शियर लैग। ग्रिप लेंथ है शियर लैग, सॉरी है ना, इसको ग्रिप लेंथ कहेंगे हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं जी, ग्रिप लेंथ पढ़ रहे हैं, अभी शियर लैग से बाहर ही नहीं निकल पाए हम, ठीक है। ग्रिप लेंथ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है वो कहलाएगा ग्रिप लेंथ, ठीक है। तो ग्रिप लेंथ कितना होना चाहिए, तो ग्रिप लेंथ जो है 5 होना चाहिए। 5 क्या है, यही डायाफ रिवेट का 5 गुना, है ना, ये डायाफ रिवेट है, इसका 5 गुना होना चाहिए, 5 होना चाहिए ग्रिप लेंथ, डायमीटर ऑफ रिवेट, ठीक है। या तो 8 फाई, अब या तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए ये 5 फाई होता है LSM के हिसाब से, ये होता है WSM के हिसाब से। अभी LSM WSM क्या है, देखिए अभी जो IS कोड है हम लोग का, कौन सा IS कोड फॉलो करते हैं हम लोग स्टील के लिए, IS 800 2007 में मॉडिफाई हुआ है। तो ये जो कोडल प्रोविज़न है ये बेस्ड है लिमिट स्टेट मेथड पर, यानी कि जो हम लोग स्ट्रेस का जो भी डिज़ाइन क्राइटेरिया है वो एक मेथड है लिमिट स्टेट मेथड। इसके हिसाब से जो है से कि हम लोग 2007 वाला है IS कोड, लेकिन ई वाला जो 8 आया है वो IS पुराना वाला कोड के हिसाब से 1984, जो कि WSM पे बेस्ड था, वर्किंग स्टेट मेथड पे बेस्ड था। LSM WSM ज़्यादा अच्छा से आपको RCC में हम समझाएंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए कि 5 LSM के हिसाब से है, नया वाला कोड के हिसाब से है, और पुराना कोड के हिसाब से ग्रिप लेंथ कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।